जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का पेपर 1 अक्टूबर को है, तो गोयला क्लासेस की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफर किया जाए, राइट। क्योंकि हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, इसमें मिडिवल के पार्ट में हम आ चुके थे। अब आज हम डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री ला रहे हैं। डोंट वरी, मिडिवल का अगर हमें समय मिलता है, क्योंकि समय बहुत कम है आप जानते हैं, और वेटेज ज्यादा मॉडर्न का रहता है, तो हम डायरेक्ट मॉडर्न को भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटे छोटे लेक्चर आपको 15-20 मिनट के हम देते जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती जाए और कॉन्सेप्ट भी आप समझ लें, राइट। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जाटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मुगल साम्राज्य जो था, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, एक सेकेंड, आप सभी जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद हमें एक नया जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो दिखता है। वो क्या दिखता है कि अब जो वहां पर नोबल होते थे, नोबल से मेरा तात्पर्य है जो वहां के मंत्री होते थे, अब जो सत्ता है, असल सत्ता है, उनके पास आ जाएगी। यानी कि बादशाह तो अभी भी मुगल वंशज ही बनेंगे, परंतु असल शक्ति किसके पास होगी? जो मंत्री होते थे। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हमें दिखता है कि उनका जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, जो बहादुर शाह प्रथम है, वो बैठते हैं। बहादुर शाह प्रथम जब वो 65 वर्ष के होते हैं, तब वो गद्दी पे बैठते हैं, आप जानते ही हैं। अब वो जब गद्दी पे बैठते हैं 1708 में, फिर उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1712 में होती है। अब 1712 से वही जो तंत्र मैंने आपको बताया था, वो तंत्र शामिल होता है, क्योंकि इसके बाद इतना सक्षम कोई शासक यानी कि मुगल वंशज था ही नहीं। और असल शक्ति कहाँ चली जाती है? मंत्रियों के पास, जो नोबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखता है जो बहादुर शाह के बाद जो उनका एक नालायक पुत्र बैठेगा, जिसका नाम है जहांगीर शाह। वो किसकी वजह से बैठता है? जो एक बड़ा सक्षम मंत्री है, जिसका नाम है जुल्फिकार। जुल्फिकार जो मंत्री हैं, उनके सहयोग से कौन बैठते हैं? जहांगीर शाह गद्दी पे बैठते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बाद आप देखोगे, जब ये मंत्री जो हैं ये असल में शासक बनने लगे, और जो मुगल वंशज थे वो एक कठपुतली बन गए थे। तो यही बादशाह, परंतु असल में क्या बने? कठपुतली। उसके पश्चात हमें दिखता है जो भी प्रांत थे, चाहे वो आपका राजस्थान वाले प्रांत ले लूं, चाहे आपके बंगाल वाले ले लूं, तो वहां पर देखा कि जो जो वहां पर गवर्नर नियुक्त किए गए थे, वो अपने अपने राज्यों में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और वहीं से हमें दिखता है कि नए नए जो साम्राज्य हैं वो निकल के आते हैं। तो यहीं से हम देखेंगे कि अब कुछ राजस्थान को लेते हुए राजस्थान में कुछ नए नए हमें एक छोटे छोटे साम्राज्य दिखेंगे, वही हमने देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करने वाले हैं भरतपुर के जाट शासकों से। भरतपुर के जाट, जैसे चूड़ामन का नाम आपने सुना ही होगा, काफी प्रसिद्ध है, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब 17वीं शताब्दी का अंत होता है, तब हमें दिखता है कि जो जाट भाईजा है और उसका जो बेटा है राजा राम, ठीक है, याद रखेंगे, जाट भाईजा और उसका जो बेटा है राजा राम, ये कहीं ना कहीं जो मुगल जो खत्म हो रहे थे, जो कमजोर हो रहे थे, उसका फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि अपने जो उनका जो क्षेत्र है वहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, राइट। ये बात याद रखनी है आपने। और जो ये जो वंश है, ठीक है, भरतपुर का, जाटों का, ये कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण है, जो आप जानते ही हैं, राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, उनको पूछते हैं। मतलब इनके जो कुल देवता है वो कौन है? लक्ष्मण है, जो कि बहुत कम हमें सुनाई देता है, राइट। और ये जो रॉयल फैमिली है भरतपुर की, इसके कौन कुल देवता है? वो है लक्ष्मण। और द नेम लक्ष्मण वॉज इनग्रेव्ड ऑन द, मतलब इनकी जो भी सील मिलती है, इनके जो भी हमें एम्बलम, मतलब जो होता है, जो राज जो इनका राज्य है उससे संबंधित जो भी हमें चिन्ह मिलते हैं, वहां पर हमें लक्ष्मण का नाम जरूर दिखता है। तो वहीं से हमें पता चलता है इनके बारे में कि इनके कुल देवता कौन है? लक्ष्मण। आगे हम देखेंगे कि जो भरतपुर में जो जाट हैं, इनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं, और जो जिन्होंने इतिहास में ज्यादा काम नहीं किया था, उनके भी नाम आपको दिए जाएंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जिसमें वो 5-6 शासकों के नाम देंगे और उनको वंशावली में लगाने के लिए आपको आता है, क्रोनोलॉजी में, तो वो आप लगा पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम, 1670 से 1688, ठीक है, राजा राम आपने देखा होगा। जाट भैजा का जो सन है राजा राम, उसी की बात की जा रही है। फिर है चूड़ामन। चूड़ामन का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहादुर शाह ने कहीं ना कहीं, जब बहादुर शाह
का जब विवाद हो रहा था सिखों से, तो जो चूड़ामन है उन्होंने बहादुर शाह के फेवर में ही, यानी कि मुगलों के फेवर में सिखों के विरुद्ध लड़ाई करी थी। किसने? चूड़ामन ने। तो राजा राम के बाद चूड़ामन है। अब चूड़ामन के बारे में हम देखते हैं। द जाट पावर इन भरतपुर स्ट्रेंथेंड इन 18th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ बदन सिंह एंड चूड़ामन। यानी कि जो ये जाट शक्ति है, ये असल में शक्तिशाली किसके नेतृत्व में हुई, किसके लीडरशिप में हुई? ये थे आपके चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, चूड़ामन एंड बदन सिंह। चूड़ामन यही वाले हैं, बदन सिंह इनके बाद आते हैं। 1707 के आसपास, अब 1700 याद रखना आपने, 1707 मैंने क्या बताया था आपको, बहादुर शाह, माफ कीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और गद्दी में कौन बैठ गए हैं दिल्ली में? बहादुर शाह। 1707 में जो चूड़ामन है वो एक किला बनाते हैं, थून का किला, ठीक है, और यहां पर अपना साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं। कौन? चूड़ामन। मैंने बताया ना कि जो मुगल हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो जितने भी प्रांत में ये गवर्नर थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित शुरू कर दिया और अपने अपने साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपने एग्जाम वाइज याद रखना है कि थून का जो किला है वो किसने बनाया है? वो बनाया चूड़ामन ने। अब फर्रुखसियार कौन थे? ध्यान देंगे, बहादुर शाह की मृत्यु होती है 1712 में। फिर जुल्फिकार की मदद से जहांदर शाह बैठते हैं, परंतु जहांदर शाह को एक साल में ही मार दिया जाता है, यानी कि 1713 में जहांदर शाह को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? उनके ही चचेरे भाई जिनका नाम है फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार को गद्दी में कौन बैठाते हैं? सैयद ब्रदर्स। याद रखेंगे ये बात, सैयद ब्रदर अच्छी तरह याद रखेंगे कि इन्होंने गद्दी में किसको बैठाया? फारुखसियार को। और फारुखसियार ने किसको हराया? जहांदर शाह को। तो फारुखसियार चूड़ामन को एक उपाधि देते हैं, क्या? राव बहादुर। तो राव बहादुर उपाधि कौन किसको देता है? वो देता है फर्रुखसियार। किसको? चूड़ामन को राव बहादुर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चूड़ामन है उन्होंने हमेशा मुगलों की सहायता करी थी सिखों के विरुद्ध। हाउएवर द मुगल्स गॉट जट चूड़ामन किल्ड इन 1721। और हमें यह भी पता चलता है इतिहास से कि कहीं ना कहीं बाद में हमें दिखता है कि मुगल शासक ही 1721 में क्या करते हैं? चूड़ामन की हत्या कर देते हैं। अब 1721 तक गद्दी में कौन आ गया था? मोहम्मद शाह रंगीला, आपने सुना होगा, वो आ गया था मुगल वंश में। ये बात आपने यहाँ तक नहीं है। आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था चूड़ामन के बाद कौन आएगा? बदन सिंह। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो भरतपुर में जो शासन फैलाया था, जो मजबूत किया था शासन, ये जाट का, वो किसने किया था? चूड़ामन और बदन सिंह ने। अब ये बदन सिंह जी आ गए। तो चूड़ामन के जो भाई हैं बदन सिंह, याद रखेंगे बदन सिंह इनके भाई हैं, वो काफी शक्तिशाली जाट बन गए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं किसकी मृत्यु के पश्चात? चूड़ामन की। ठीक है, अपना साम्राज्य संभाल लिया इन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद। 1725 में ये जल महल बनाते हैं। कहाँ? डीग का जो जल महल है वो कौन बनाता है? बदन सिंह। ये बात आपने याद रखनी है। और ये साथ में क्या बनाते हैं? कुम्हेर का किला भी बनाते हैं और वैर का किला भी बनाते हैं। कुम्हेर का किला और वैर का किला भी कौन बनाता है? बदन सिंह। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे महाराजा सूरजमल। अब इनके बाद कौन आ रहा है? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल क्या करते हैं? ये जो भरतपुर का किला है इसको कहीं ना कहीं छीन लेते हैं। किससे? खेमकरण से। ठीक है, और कहीं ना कहीं भरतपुर जो इनका साम्राज्य था उसकी स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? महाराजा सूरजमल। और महाराजा सूरजमल याद रखेंगे भरतपुर का किला छीन लेते हैं। किससे छीन लेते हैं? खेमकरण से। ये बात आपने याद रखनी है। और ये सूरजमल के लिए ही, महाराजा सूरजमल के लिए ही एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, प्लाटो। ये एक प्लाटो है जाट के, जैसे कि आप प्लाटो के बारे में जानते ही होंगे। ये एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे ग्रीस के। जब एथेंस और ग्रीस की लड़ाई हो रही थी आपस में, जिसे हम पेलोपनेशियन वॉर कहते हैं, जब ये युद्ध हो रहा था तब ये प्लाटो पैदा हुए थे। और असल में जो प्लाटो हैं उनका वास्तविक नाम प्लाटो नहीं था। प्लाटो इसलिए उनको बोला जाता था क्योंकि उनका जो शरीर था वो काफी गठीला था, कंधे काफी चौड़े थे, शक्तिशाली थे, मस्कुलर थे। तो वैसे ही ये जो आपके महाराजा सूरजमल हैं, इनके कंधे काफी चौड़े थे और ये मस्कुलर थे, इसलिए इनको प्लाटो कहा जाता था। ये बात आपने याद रखनी है। ऑफ जाट, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाटों का प्लाटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। आगे देखेंगे 1748 में क्या होता है? जो सूरजमल है वो कहीं ना कहीं ईश्वरी सिंह जो जयपुर के हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लड़ाई हो जाती है आपस में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि मदद करते हैं किसकी? ईश्वर सिंह जयपुर के।
और यहाँ पर ये लड़ाई आपस की है, तो बैटल ऑफ बागरू कहते हैं इसे, बैटल ऑफ बागरू, जिसमें आपस में लड़ रहे थे कुछ राजपूत, जिसमें जो सूरजमल हैं वो किसकी मृत्यु माफ कीजिएगा किसकी सहायता करते हैं, ईश्वरी सिंह जो कि जयपुर के हैं। ये बात आपने याद रखना है कि ईश्वरी सिंह जो राजा थे जयपुर के, उनकी मदद कौन जाट करता है, तो वो है सूरजमल। ठीक है। बूंदी कोट पोएट, अब देखो बूंदी का जो एक कोट पोएट था यानी कि कवि था, उसका नाम था सूर्यमल। उसने अपनी जो कविता लिखी है उसमें प्रशंसा की है, किसकी की है प्रशंसा, महाराजा सूरजमल की। ये बात आपने याद रखनी है। तो याद रखेंगे सूर्यमल ने किसकी प्रशंसा की है, वो करी है आपके महाराजा सूरजमल की। अब हम देखेंगे उसके पश्चात कौन आता है, महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह के बारे में देखेंगे कि जो लोहगढ़ का जो किला है वो ये बनाते हैं। देखिए लोहगढ़ के किले, आपको एक अंबाला का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला है अंबाला का, वहां पर भी आपको लोहगढ़ का किला दिखता है, वो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया है, परंतु ये लोहगढ़ का किला दूसरा है। ठीक है, ये बात आपने कंफ्यूजन नहीं लेना, अंबाला वाला नहीं है। ठीक है, तो ये लोहगढ़ का जो किला है वो कौन बनाता है, महाराजा जवाहर सिंह। ये बात आपने याद रखनी है। ये ही ऐसे हैं कि इन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था, और दिल्ली से ये क्या है, 8 धातु का जो दरवाजा था उसको लाल किले से ले आते हैं और उसको कहाँ लगा देते हैं, भरतपुर के किले पे। 8 धातुओं का जो दरवाजा है वो लाल किले से निकालते हैं और उसको कहाँ स्थापित कर देते हैं, भरतपुर के किले में। वो कौन है, महाराजा जवाहर सिंह जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो ये आगे देखेंगे, महाराजा जवाहर सिंह के साथ देखेंगे महाराजा रतन सिंह आते हैं, महाराजा खेरी सिंह आते हैं, महाराजा नवल सिंह आते हैं। तो इनके बारे में उतना हमें डेटा नहीं मिलता है, राइट। तो परंतु हमें ये जो क्रोनोलॉजी है, जो वंशावली है, वो हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि पे हस्ताक्षर कर लेते हैं 1803 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंतु 1805 में क्या होता है कि जो लॉर्ड लेक है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के हैं ये, लॉर्ड लेक हैं, ये कहीं ना कहीं भरतपुर पे आक्रमण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रंजीत सिंह है वो कहीं ना कहीं जो जसवंत राव हैं, जो जसवंत राव होलकर हैं इंदौर के, उनकी सहायता कर देते हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं अपने राज्य में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो होलकर साहब हैं यानी कि जसवंत राव होलकर हैं जो इंदौर के हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। इसीलिए जो लॉर्ड लेक हैं ये इसी उपलक्ष्य में नाराज हो जाते हैं रंजीत सिंह से, और इसीलिए रंजीत सिंह के जो भरतपुर है उस पर आक्रमण कर देते हैं। कौन? लॉर्ड लेक। अब लॉर्ड लेक के बारे में है कि ये कहीं ना कहीं जो भरतपुर का जो किला है वहां पर 4 महीने तक सीज करी इन्होंने, मतलब इसको घेरे रखा, क्योंकि अंदर तो भेद नहीं पाए 4 महीने तक, पर कुछ नहीं कर पाए, राइट। और कहीं ना कहीं इसीलिए इन्होंने इस किले का नाम क्या रखा, लोहगढ़। इस किले को माना उन्होंने लोहे की तरह मजबूत है। कौन सा किला? भरतपुर वाला। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। परंतु आगे हमें दिखता है कि अंत में जो रंजीत सिंह है उनको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जाता है अंग्रेजों के साथ संधि में हस्ताक्षर करने के लिए 1805 के आसपास। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो 1803 में भी ये संधि में हस्ताक्षर करते हैं रंजीत सिंह, और 1805 में भी। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जसवंत राव होलकर की किसने मदद की थी, तो वो है महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद आते हैं महाराजा रणधीर सिंह, और रणधीर सिंह भी एक संधि में हस्ताक्षर करते हैं 1818 में अंग्रेजों के साथ। ठीक है, फिर आगे आप देख रहे होंगे इस तरह के कुछ डेटा है, आपसे पूछे जा सकता है, एक वंशावली पूछी जा सकती है, तो इसीलिए ये रखा जा रहा है डेटा। आगे देखेंगे महाराजा बीरेंद्र सिंह। देखिए एक संघ होता है, जैसे कि आज हम देखेंगे भारत में क्या संघ है, भारत एक संघ है, बिल्कुल, इंडिया डेट इज यूनियन। भारत एक संघ नहीं है। आज आप देखेंगे 28 राज्य मिलके भारत कहलाते हैं, तो संघ है ना। तो वैसे ही जो एक संघ का नाम आपको मिलेगा वो है मत्स्य संघ, यानी कि मत्स्य यूनियन। ठीक है, ये पहला एक राज्य बना, ठीक है, राजस्थान में। कौन सा बना? मत्स्य संघ, जो किस किस के एकीकरण से बना? अलवर के, भरतपुर के, धौलपुर के, करौली के। और जिनने ये संघ बनके इन्होंने किससे जुड़ गए? ये भारत से, क्योंकि आप जानते हैं जब भारत को आज़ादी मिलती है, यानी कि जो अंग्रेज 1947 के अधिनियम द्वारा भारत को आज़ादी देते हैं, तो उसमें आज़ादी भारत की नहीं थी, उसमें आज़ादी पाकिस्तान की भी थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े वाले प्रांत थे, उनको एक विकल्प दे देते हैं, या तो वो भारत से जुड़ेंगे, या वो पाकिस्तान से जुड़ेंगे, या वो स्वतंत्र रहेंगे। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये मिलके
किससे जुड़ रहे हैं? पाकिस्तान से? बिल्कुल भी नहीं, ये जुड़ रहे हैं भारत से। तो याद रखेंगे मत्स्य संघ के बारे में। अब देखिए, ये जो कवाचा जो रूलर है और मॉडर्न अलवर स्टेट, इसको हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है। मैं चाहता हूं आपके वीडियोस बहुत लंबे ना हो, जिसमें आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, जहां भी आपका कोई टॉपिक कंफ्यूजन होगा उसको आप शॉर्ट वीडियोस में देख पाए। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, राइट। और जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारा ये जो चैनल है उस तक पहुंचाइए, जो तैयारी कर रहा है, जो सच में नीड है, राइट। तो मैं यहीं से ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।